कभी कभी एक इंसान की जिंदगी सिर्फ उसकी अपनी नहीं होती। कभी कभी वो इंसान एक आइडिया बन जाता है, एक सिंबल बन जाता है, और कभी कभी वो दुनिया के लिए एक आईना बन जाता है जिसमें दुनिया अपनी ही सच्चाई देखने लगती है। ये कहानी भी एक ऐसे ही इंसान की है। एक ऐसा इंसान जो इंसान होते हुए भी इंसानों जैसा नहीं था। उसका नाम था वैलेंटाइन माइकल स्मिथ। इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्पेस मिशन से। कई साल पहले अर्थ से एक स्पेसशिप मार्स पर भेजा गया था। उस मिशन का गोल सिंपल था, मार्स को एक्सप्लोर करना। साइंटिस्ट्स और एस्ट्रोनॉट्स को लगता था कि शायद वहां लाइफ हो सकती है, शायद वहां कुछ ऐसा मिल सकता है जो ह्यूमैनिटी को फ्यूचर में हेल्प करे। लेकिन वो मिशन कभी वापस नहीं आया। अर्थ पर सब लोगों ने अज्यूम कर लिया कि वो मिशन फेल हो गया। सब लोगों ने सोचा कि एस्ट्रोनॉट्स मर गए। टाइम गुजरता गया, ईयर्स बीत गए। फिर एक दिन एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई। मार्स पर एक इंसान जिंदा था। एक ऐसा इंसान जो अर्थ का था लेकिन अर्थ पर कभी बड़ा नहीं हुआ। वो मार्स पर मार्शियंस के बीच बड़ा हुआ था। वो इंसान था वैलेंटाइन माइकल स्मिथ। उसके पेरेंट्स उस मिशन का पार्ट थे, लेकिन मार्स पर जाने के बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाए। स्मिथ एक बेबी था और मार्शियंस ने उसे अपने पास रख लिया। मार्शियंस ने उसे रेज किया। मार्शियंस ने उसे अपनी लैंग्वेज सिखाई। मार्शियंस ने उसे अपनी थिंकिंग सिखाई। इसलिए स्मिथ टेक्निकली ह्यूमन था, लेकिन उसकी मेंटालिटी ह्यूमन नहीं थी। वो मार्शियन कल्चर में बड़ा हुआ था। उसका माइंड कंप्लीटली डिफरेंट था। उसके लिए अर्थ एक अननोन वर्ल्ड था और अर्थ के लोग उसके लिए स्ट्रेंज क्रीचर्स थे। ईयर्स बाद अर्थ से एक और मिशन मार्स पर भेजा गया। इस बार मिशन सक्सेसफुल रहा। एस्ट्रोनॉट्स मार्स पर लैंड हुए और वहीं उन्हें स्मिथ मिला, एक ह्यूमन जो मार्शियंस के बीच बड़ा हुआ था। यह डिस्कवरी अर्थ के लिए शॉकिंग थी। स्मिथ को तुरंत अर्थ पर वापस लाया गया, लेकिन अर्थ पर आते ही एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। स्मिथ एक नॉर्मल ह्यूमन जैसा बिहेव नहीं कर रहा था। उसे बेसिक ह्यूमन बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। उसे क्लोथ्स का कॉन्सेप्ट स्ट्रेंज लग रहा था। उसे मनी का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा था। उसे पॉलिटिक्स और पावर स्ट्रगल कंप्लीटली मीनिंगलेस लग रहा था। उसके लिए यह सब वियर्ड था। अर्थ के लोग उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। साइंटिस्ट्स उसका स्टडी कर रहे थे। गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल रखना चाहती थी, क्योंकि स्मिथ सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो मार्स मिशन का लीगल एयर भी था। मतलब मार्स पर जो भी रिसोर्सेज हो सकते थे उन पर उसका राइट हो सकता था। इसलिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उसके अराउंड ग्रो होने लगा। गवर्नमेंट ने उसे एक सिक्योर हॉस्पिटल जैसी जगह पर रखा। वो बेसिकली एक प्रिजनर जैसा था। उसकी फ्रीडम लिमिटेड थी, उसकी लाइफ कंट्रोल्ड थी। लेकिन एक इंसान था जो उससे डिफरेंट नजरिए से देख रहा था। उसका नाम था जुबैल हारशॉ। जुबैल एक इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट थिंकर था। वो सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था, वो लॉजिकली सोचता था। जुबैल ने स्मिथ में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं देखा, उसने स्मिथ में एक यूनिक इंसान देखा। एक ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी को एक न्यू पर्सपेक्टिव दे सकता था। स्मिथ धीरे धीरे अर्थ के बारे में सीख रहा था, लेकिन हर चीज उसे कंफ्यूजिंग लग रही थी। उसने नोटिस किया कि लोग कॉन्स्टेंटली फाइट करते हैं। ह्यूमंस ग्रीड में जीते हैं, ह्यूमंस पावर के पीछे भागते हैं, और सबसे स्ट्रेंज चीज, ह्यूमंस एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। स्मिथ के लिए यह सब अबसर्ड था, क्योंकि मार्शियन कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट था। मार्शियंस पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू करते थे। मार्शियंस कंपटीशन में बिलीव नहीं करते थे। मार्शियंस लाइफ को एक डीपर लेवल पर समझते थे। स्मिथ के पास कुछ अनयूजुअल एबिलिटीज भी थीं। वो अपने माइंड से कुछ चीजें कंट्रोल कर सकता था। वो ह्यूमन लैंग्वेज क्विकली लर्न कर रहा था और उसका माइंड एक्सट्रीमली पावरफुल था। लेकिन अभी तक स्मिथ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। वो ह्यूमंस को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज करने वाला था कि अर्थ एक सिंपल प्लेस नहीं है। यहाँ ट्रुथ और इल्यूजन का डिफरेंस समझना इजी नहीं है। और जब एक इंसान जो मार्स पर बड़ा हुआ हो अर्थ की सोसाइटी को देखने लगता है, तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता। वैलेंटाइन माइकल स्मिथ अब अर्थ पर था,
लेकिन अर्थ उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। वो एक ऐसी जगह पर बड़ा हुआ था जहां रूल्स और थिंकिंग कंप्लीटली अलग थी। मार्स पर उसने मार्शियंस के बीच जीवन सीखा था। वहां पेशेंस, साइलेंस और समझ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अर्थ पर आते ही उसने एक बिल्कुल अलग रियलिटी देखी। हॉस्पिटल जैसी सिक्योर बिल्डिंग में स्मिथ को रखा गया था। गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहती थी। बाहर की दुनिया अभी भी उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्मिथ को बेसिक ह्यूमन चीजें भी स्ट्रेंज लग रही थी। उसने देखा कि लोग कपड़े पहनते हैं। मार्शियंस के कल्चर में कपड़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए स्मिथ को समझ नहीं आता था कि लोग अपने बॉडी को कवर क्यों करते हैं। उसने देखा कि लोग पैसा यूज करते हैं। हर चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी उसके लिए कंफ्यूजिंग था। उसने देखा कि लोग एक दूसरे से कंपीट करते हैं। हर कोई किसी से आगे निकलना चाहता है। ये सब देखकर स्मिथ के माइंड में एक सिंपल सवाल आया, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते? मार्शियंस के वर्ल्ड में कोऑपरेशन नॉर्मल था। वहां ग्रीड जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। डॉक्टर्स उससे क्वेश्चंस पूछते थे। वो उसकी थिंकिंग को एनालाइज करते थे। लेकिन स्मिथ के आंसर्स उन्हें और कंफ्यूज कर देते थे, क्योंकि स्मिथ दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा था। उसके लिए ह्यूमंस एक स्ट्रेंज स्पीशीज थे। इसी दौरान एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसकी लाइफ में एंटर करता है। उसका नाम था जिल बोर्डमैन। जिल एक नर्स थी। वो उस हॉस्पिटल में काम करती थी जहां स्मिथ को रखा गया था। जिल पहली इंसान थी जिसने स्मिथ को सिंपैथी के साथ देखा। बाकी लोग उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जिल ने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया। एक दिन जिल ने स्मिथ से बात करनी शुरू की। स्मिथ क्वाइटली उसकी बात सुन रहा था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। जिल ने नोटिस किया कि स्मिथ बिल्कुल इनोसेंट है। उसने दुनिया के बारे में कुछ नहीं सीखा था। वो एक चाइल्ड जैसा था जो अडल्ट बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा हो। जिल को उस पर सिंपैथी फील हुई। धीरे धीरे जिल और स्मिथ की फ्रेंडशिप होने लगी। स्मिथ जिल से ह्यूमन लैंग्वेज और बिहेवियर सीखने लगा। वो स्लोली अर्थ कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी वक्त जिल को एक डिस्टर्बिंग चीज का पता चला। गवर्नमेंट स्मिथ को एक फ्री इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी। वो उसे कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि स्मिथ लीगली मार्स मिशन का एयर था। मतलब अगर मार्स पर कभी रिसोर्सेज डिस्कवर होते तो उन पर स्मिथ का लीगल राइट हो सकता था। इसलिए पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी उसके अराउंड ग्रो होने लगा। गवर्नमेंट ने उसे एक सिक्योर हॉस्पिटल जैसी जगह पर रखा। वो बेसिकली एक प्रिजनर जैसा था। उसकी फ्रीडम लिमिटेड थी। उसकी लाइफ कंट्रोल थी। लेकिन एक इंसान था जो उससे डिफरेंट नजरिए से देख रहा था। उसका नाम था जुबैल हारशॉ। जुबैल एक इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट थिंकर था। वो सोसाइटी के रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करता था। वो लॉजिकली सोचता था। जुबैल ने स्मिथ में सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं देखा। उसने स्मिथ में एक यूनिक इंसान देखा। एक ऐसा इंसान जो ह्यूमैनिटी को एक न्यू पर्सपेक्टिव दे सकता था। स्मिथ धीरे धीरे अर्थ के बारे में सीख रहा था, लेकिन हर चीज उसे कंफ्यूजिंग लग रही थी। उसने नोटिस किया कि लोग कॉन्स्टेंटली फाइट करते हैं। ह्यूमंस ग्रीड में जीते हैं। ह्यूमंस पावर के पीछे भागते हैं। और सबसे स्ट्रेंज चीज, ह्यूमंस एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते। स्मिथ के लिए यह सब अबसर्ड था, क्योंकि मार्शियन कल्चर कंप्लीटली डिफरेंट था। मार्शियंस पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग को वैल्यू करते थे। मार्शियंस कंपटीशन में बिलीव नहीं करते थे। मार्शियंस लाइफ को एक डीपर लेवल पर समझते थे। स्मिथ के पास कुछ अनयूजुअल एबिलिटीज भी थी। वो अपने माइंड से कुछ चीजें कंट्रोल कर सकता था। वो ह्यूमन लैंग्वेज क्विकली लर्न कर रहा था और उसका माइंड एक्सट्रीमली पावरफुल था। लेकिन अभी तक स्मिथ सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा था। वो दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। वो ह्यूमंस को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे वो रियलाइज करने वाला था कि अर्थ एक सिंपल प्लेस नहीं है। यहाँ ट्रुथ और इल्यूजन का डिफरेंस समझना इजी नहीं है। और जब एक इंसान जो मार्स पर बड़ा हुआ हो अर्थ की सोसाइटी को देखने लगता है, तो वो ह्यूमैनिटी के बारे में ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जो कोई और पूछने की हिम्मत नहीं करता। वैलेंटाइन माइकल स्मिथ अब अर्थ पर था, लेकिन अर्थ उसके लिए बिल्कुल नई दुनिया थी। वो एक ऐसी जगह पर बड़ा हुआ था जहां रूल्स और थिंकिंग कंप्लीटली अलग थी।
मार्स पर उसने मार्शियंस के बीच जीवन सीखा था। वहां पेशेंस, साइलेंस और समझ को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। लेकिन अर्थ पर आते ही उसने एक बिल्कुल अलग रियलिटी देखी। हॉस्पिटल जैसी सिक्योर बिल्डिंग में स्मिथ को रखा गया था। गवर्नमेंट उस पर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना चाहती थी। बाहर की दुनिया अभी भी उसके लिए रिस्ट्रिक्टेड थी। बहुत सारे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट्स उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। वो उसके बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्मिथ को बेसिक ह्यूमन चीजें भी स्ट्रेंज लग रही थी। उसने देखा कि लोग कपड़े पहनते हैं। मार्शियंस के कल्चर में कपड़ों का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। इसलिए स्मिथ को समझ नहीं आता था कि लोग अपने बॉडी को कवर क्यों करते हैं। उसने देखा कि लोग पैसा यूज करते हैं। हर चीज खरीदने के लिए पैसा चाहिए। ये कॉन्सेप्ट भी उसके लिए कंफ्यूजिंग था। उसने देखा कि लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। हर कोई किसी से आगे निकलना चाहता है। ये सब देखकर स्मिथ के माइंड में एक सिंपल सवाल आया, लोग एक दूसरे के साथ कोऑपरेट क्यों नहीं करते? मार्शियंस के वर्ल्ड में कोऑपरेशन नॉर्मल था। वहां ग्रीड जैसी चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी। डॉक्टर्स उससे क्वेश्चंस पूछते थे, वो उसकी थिंकिंग को एनालाइज करते थे, लेकिन स्मिथ के आंसर्स उन्हें और कंफ्यूज कर देते थे, क्योंकि स्मिथ दुनिया को बिल्कुल अलग नजरिए से देख रहा था। उसके लिए ह्यूमंस एक स्ट्रेंज स्पीशीज थे। इसी दौरान एक और इंपॉर्टेंट कैरेक्टर उसकी लाइफ में एंटर करता है। उसका नाम था जिल बोर्डमैन। जिल एक नर्स थी। वो उस हॉस्पिटल में काम करती थी जहां स्मिथ को रखा गया था। जिल पहली इंसान थी जिसने स्मिथ को सिंपैथी के साथ देखा। बाकी लोग उसे एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट कर रहे थे, लेकिन जिल ने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया। एक दिन जिल ने स्मिथ से बात करनी शुरू की। स्मिथ क्वाइटली उसकी बात सुन रहा था। उसकी आंखों में क्यूरियोसिटी थी। जिल ने नोटिस किया कि स्मिथ बिल्कुल इनोसेंट है। उसने दुनिया के बारे में कुछ नहीं सीखा था। वो एक चाइल्ड जैसा था जो एडल्ट बॉडी में एग्जिस्ट कर रहा हो। जिल को उस पर सिंपैथी फील हुई। धीरे धीरे जिल और स्मिथ की फ्रेंडशिप होने लगी। स्मिथ जिल से ह्यूमन लैंग्वेज और बिहेवियर सीखने लगा। वो स्लोली अर्थ कल्चर को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी वक्त जिल को एक डिस्टर्बिंग चीज का पता चला। गवर्नमेंट स्मिथ को एक फ्री इंसान की तरह ट्रीट नहीं कर रही थी। वो उसे कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि स्मिथ लीगली मार्स मिशन का एयर था। मतलब अगर मार्स पर कभी रिसोर्सेज डिस्कवर होते तो उन पर स्मिथ का लीगल राइट होता। यह पॉलिटिकल पावर का मैटर बन सकता था। इसलिए अथॉरिटीज नहीं चाहती थी कि स्मिथ इंडिपेंडेंट हो। जिल को यह बात डेंजरस लगी। उसने रियलाइज किया कि स्मिथ सेफ नहीं है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो वो उसे परमानेंटली कंट्रोल में रख सकती है। जिल ने सीक्रेटली प्लान बनाया। उसने डिसाइड किया कि वो स्मिथ को वहां से निकाल देगी। ये एक रिस्की डिसीजन था, लेकिन जिल जानती थी कि अगर स्मिथ वहां रहा तो वो कभी फ्री लाइफ नहीं जी पाएगा। एक रात जिल ने स्मिथ को क्वाइटली हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया। वो दोनों सीक्रेटली बिल्डिंग से निकल गए। ये स्मिथ की लाइफ का पहला मोमेंट था जब वो ट्रूली फ्री था। लेकिन फ्रीडम के साथ डेंजर भी आया। गवर्नमेंट अब उन्हें ढूंढने वाली थी। जिल स्मिथ को लेकर एक इंसान के पास गई जो उनकी हेल्प कर सकता था। वो इंसान था जुबल हारशॉ। जुबल एक राइटर था, एक इंडिपेंडेंट थिंकर, एक ऐसा इंसान जो गवर्नमेंट से नहीं डरता था। जुबल ने स्मिथ को देखा। उसने तुरंत रियलाइज कर लिया कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो सोसाइटी को चैलेंज कर सकता है। जुबल ने डिसाइड किया कि वो स्मिथ को प्रोटेक्ट करेगा। उसने स्मिथ को अपने घर में रख लिया। अब स्मिथ एक नई जर्नी स्टार्ट करने वाला था। वो अर्थ की सोसाइटी को समझने वाला था और धीरे धीरे वो रियलाइज करने वाला था कि ह्यूमंस की दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इग्नोरेंस है। और जब कोई इंसान सच में दुनिया को समझ लेता है तो वो दुनिया को चेंज भी कर सकता है। यहीं पर पार्ट 2 खत्म होता है। अब स्मिथ फ्री है और अब वो अर्थ के लोगों को समझने वाला है। लेकिन इसी प्रोसेस में वो कुछ ऐसे आइडियाज शेयर करेगा जो सोसाइटी को हिला देंगे। जुबल हारशॉ के घर में आने के बाद वैलेंटाइन माइकल स्मिथ की जिंदगी का एक नया फेज शुरू हुआ। अब वो किसी हॉस्पिटल के कंट्रोल में नहीं था। अब वो एक फ्री इंसान था। जुबल का घर एक सेफ जगह था जहां स्मिथ बिना किसी प्रेशर के दुनिया को समझ सकता था। जुबल एक इंटेलिजेंट और इंडिपेंडेंट थिंकर था। उसके घर में डिस्कशन और डिबेट नॉर्मल बात थी। वहां लोग ओपनली आइडियाज शेयर करते थे। जुबल ने स्मिथ को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट नहीं किया। उसने उसे एक इंसान की तरह ट्रीट किया। स्मिथ धीरे धीरे ह्यूमन सोसाइटी को ऑब्जर्व करने लगा। वो लोगों को देखता था। वो उनके बिहेवियर को समझने की कोशिश करता था
और जितना वो ऑब्जर्व करता था उतना ही उसके माइंड में क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे थे। उसने नोटिस किया कि ह्यूमंस अक्सर एक दूसरे को जज करते हैं। लोग एक दूसरे को रिलीजन के बेसिस पर डिवाइड करते हैं। लोग रेस और नेशनैलिटी के नाम पर लड़ते हैं। लोग पावर और कंट्रोल के लिए स्ट्रगल करते हैं। ये सब स्मिथ के लिए स्ट्रेंज था। मार्शियन कल्चर में ऐसा कुछ नहीं था। मार्शियंस पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग में बिलीव करते थे। मार्शियंस एक दूसरे के थॉट्स को डीपली समझने की कोशिश करते थे। स्मिथ ने एक मार्शियन कॉन्सेप्ट भी शेयर किया, वो वर्ड का ग्रॉक। स्मिथ ने एक्सप्लेन किया कि ग्रॉक का मतलब सिर्फ समझना नहीं होता। ग्रॉक का मतलब होता है किसी चीज को इतनी डीपली समझना कि तुम और वो चीज एक हो जाओ। जब तुम किसी इंसान को ग्रॉक करते हो तो तुम उसे जज नहीं करते, तुम उसे कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हो। ये कॉन्सेप्ट ह्यूमंस के लिए न्यू था। जुबल और उसके फ्रेंड्स स्मिथ की बातें ध्यान से सुनते थे। उन्हें रियलाइज हो रहा था कि स्मिथ दुनिया को एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इसी दौरान एक और शॉकिंग चीज सामने आई। स्मिथ के पास कुछ अनयूजुअल पावर्स थी। एक दिन एक छोटी सी इंसिडेंट हुई। जुबल के घर में एक इंसान स्मिथ के साथ रूड बिहेव कर रहा था। उसने स्मिथ का मजाक उड़ाया। उस मोमेंट में स्मिथ ने कामली उस इंसान की तरफ देखा और कुछ सेकंड्स बाद वो इंसान सडनली गायब हो गया, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। रूम में साइलेंस छा गया। सब शॉक्ड थे। जुबल ने रियलाइज किया कि स्मिथ के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेंटल एबिलिटीज हैं। ये पावर्स मार्शियन ट्रेनिंग का रिजल्ट थी। मार्शियंस अपने माइंड को एक्सट्रीमली पावरफुल बना लेते हैं। वो रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्मिथ के लिए ये एबिलिटीज नॉर्मल थी, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये टेरिफाइंग थी। जुबल ने स्मिथ को वार्न किया। उसने कहा कि अर्थ पर ऐसी पावर्स ओपनली यूज करना डेंजरस हो सकता है। लोग या तो तुमसे डरेंगे या तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। स्मिथ ने क्वाइटली उसकी बात सुनी। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि अर्थ सोसाइटी कैसे काम करती है। टाइम के साथ स्मिथ ह्यूमंस के इमोशंस और रिलेशनशिप्स को भी समझने लगा। उसने फ्रेंडशिप को समझा, उसने लव को समझा, लेकिन उसने नोटिस किया कि ह्यूमंस लव को भी पोजेसिवनेस में कन्वर्ट कर देते हैं। लोग एक दूसरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। लोग जेलसी फील करते हैं। ये सब स्मिथ के लिए कंफ्यूजिंग था। उसके माइंड में एक आइडिया स्लोली डेवलप हो रहा था। उसे लग रहा था कि ह्यूमन सोसाइटी में प्रॉब्लम इग्नोरेंस है। लोग एक दूसरे को ट्रूली समझने की कोशिश नहीं करते। अगर लोग एक दूसरे को ग्रॉक करना सीख जाएं, तो दुनिया चेंज हो सकती है। स्मिथ ने डिसाइड किया कि वो अपने आइडियाज लोगों के साथ शेयर करेगा। वो लोगों को एक नया पर्सपेक्टिव देना चाहता था। वो चाहता था कि लोग फियर और डिवीजन से बाहर आए, लेकिन सोसाइटी हर नए आइडिया को इजीली एक्सेप्ट नहीं करती और स्मिथ के आइडियाज सोसाइटी के ट्रेडिशनल बिलीफ्स को चैलेंज करने वाले थे। इसलिए धीरे धीरे टेंशन बिल्ड होने लगा। कुछ लोग स्मिथ को प्रॉफिट जैसा देखने लगे, कुछ लोग उसे डेंजरस समझने लगे और कुछ लोग उसे कंट्रोल करना चाहते थे। ये कॉन्फ्लिक्ट अभी बस स्टार्ट हुआ था और आगे जाकर ये कॉन्फ्लिक्ट और इंटेंस होने वाला था। यहीं पर पार्ट 3 खत्म होता है। अब स्मिथ सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं रहा, अब वो सोसाइटी को चेंज करने की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। लेकिन जब कोई इंसान सोसाइटी के रूल्स को चैलेंज करता है तो सोसाइटी हमेशा रिएक्ट करती है। वैलेंटाइन माइकल स्मिथ अब सिर्फ एक ऑब्जर्वर नहीं था, अब वो एक्टिवली लोगों से बात कर रहा था। वो अपने आइडियाज शेयर कर रहा था। जुबल हर्शॉ के घर में रहकर उसने ह्यूमन सोसाइटी को काफी हद तक समझ लिया था। उसने देखा कि लोग रिलीजन के नाम पर डिवाइडेड है। हर रिलीजन अपने आप को सही समझता है, हर ग्रुप दूसरे को गलत समझता है। ये चीज स्मिथ को बहुत स्ट्रेंज लगती थी। मार्स पर मार्शियंस स्पिरिचुअलिटी को एक अलग तरीके से देखते थे। वहां कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं था। वहां लोग एग्जिस्टेंस को एक डीपर लेवल पर समझने की कोशिश करते थे। स्मिथ ने डिसाइड किया कि वो लोगों को एक नई थिंकिंग के बारे में बताएगा। उसने अपने कुछ फॉलोअर्स के साथ एक स्मॉल ग्रुप क्रिएट किया। ये लोग उसकी बातें सुनते थे, वो उससे सीखना चाहते थे। स्मिथ उन्हें मार्शियन फिलॉसफी समझाता था। वो उन्हें बताता था कि लाइफ को फियर के थ्रू नहीं, अंडरस्टैंडिंग के थ्रू देखना चाहिए। वो उन्हें ग्रॉक का कॉन्सेप्ट समझाता था। वो कहता था कि अगर तुम किसी इंसान को ट्रूली ग्रॉक कर लो तो तुम उसे हेट नहीं कर सकते, तुम उसे हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि तुम उसे डीपली समझ चुके होते हो। स्मिथ का ग्रुप धीरे धीरे ग्रो होने लगा। लोग उसकी बातों से अट्रैक्ट होने लगे। कुछ लोग उसे स्पिरिचुअल टीचर समझने लगे। उन्हें लगने लगा कि स्मिथ के पास एक डीपर नॉलेज है। स्मिथ ने अपने फॉलोअर्स को एक और इंपॉर्टेंट आइडिया समझाया। वो आइडिया था कंप्लीट फ्रीडम का।
उसके अकॉर्डिंग इंसान को अपनी बॉडी और लाइफ पर फुल कंट्रोल होना चाहिए। सोसाइटी को किसी के पर्सनल चॉइसेस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। ये आइडियाज उस टाइम के सोसाइटी के लिए बहुत कंट्रोवर्शियल थे। ट्रेडिशनल लोगों को ये डेंजरस लगने लगा। रिलीजियस ग्रुप्स को लगा कि स्मिथ उनके बिलीव्स को चैलेंज कर रहा है। गवर्नमेंट को भी कंसर्न होने लगा, क्योंकि जब कोई इंसान लोगों पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करता है तो वो पावर स्ट्रक्चर के लिए थ्रेट बन सकता है। मीडिया ने भी स्मिथ पर अटेंशन देना स्टार्ट कर दिया। कुछ न्यूज़पेपर्स उसे जीनियस बोल रहे थे, कुछ उसे फ्रॉड बोल रहे थे। सोसाइटी स्लोली डिवाइड होने लगी। एक साइड पर वो लोग थे जो स्मिथ को एडमायर करते थे, दूसरी साइड पर वो लोग थे जो उसे डेंजरस समझते थे। स्मिथ को ये कॉन्फ्लिक्ट समझ नहीं आते थे। उसके लिए ये सब अननेसेसरी था। उसके माइंड में सिंपल लॉजिक था, अगर लोग एक दूसरे को ट्रूली समझ लें तो कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन रियलिटी इतनी सिंपल नहीं होती। ह्यूमन सोसाइटी इमोशंस, पावर और ट्रेडिशंस पर बिल्ड होती है, और जब कोई इंसान इन सब को चैलेंज करता है तो रिएक्शन स्ट्रांग होता है। स्मिथ का ग्रुप अब एक स्मॉल कम्युनिटी बन चुका था। वहां लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, वो ओपनली बात करते थे, वो एक दूसरे को जज नहीं करते थे। स्मिथ को लगने लगा कि शायद ये एक नई सोसाइटी का स्टार्ट हो सकता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां फियर और कंट्रोल की जगह अंडरस्टैंडिंग हो। लेकिन सोसाइटी के पावरफुल ग्रुप्स को यह आइडिया पसंद नहीं आया। रिलीजियस लीडर्स ने स्मिथ के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि स्मिथ लोगों को मिसलीड कर रहा है। गवर्नमेंट भी उसकी एक्टिविटीज को क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। टेंशन स्लोली बिल्ड हो रहा था। स्मिथ को अभी तक रियलाइज नहीं हुआ था कि उसके आइडियाज कितने पावरफुल रिएक्शन क्रिएट कर सकते हैं। वो सिर्फ ट्रूथ शेयर कर रहा था, लेकिन कभी-कभी ट्रूथ सोसाइटी के लिए अनकंफर्टेबल होता है, और जब सोसाइटी अनकंफर्टेबल फील करती है तो वो ट्रूथ को एक्सेप्ट करने के बजाय उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है। यहीं पर पार्ट 4 खत्म होता है। अब कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली स्टार्ट हो चुका है। स्मिथ के आइडियाज सोसाइटी को चैलेंज कर रहे हैं और सोसाइटी अब रिएक्ट करने वाली है। वैलेंटाइन माइकल स्मिथ के आइडियाज अब धीरे धीरे पूरी सोसाइटी में स्प्रेड होने लगे थे। उसका छोटा सा ग्रुप अब एक मूवमेंट जैसा बन रहा था। लोग उसकी बातें सुनने आते थे, वो उसकी फिलॉसफी को समझना चाहते थे। स्मिथ का मैसेज सिंपल था, इंसान को फियर से फ्री होना चाहिए, इंसान को एक दूसरे को डीपली समझना चाहिए, इंसान को कंट्रोल और पावर के चक्कर से बाहर आना चाहिए। उसके फॉलोअर्स उससे सिर्फ टीचर नहीं समझते थे, कुछ लोग उसे स्पिरिचुअल लीडर जैसा देखने लगे थे। लेकिन सोसाइटी का दूसरा हिस्सा इस सब को डेंजरस समझ रहा था। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को लगने लगा कि स्मिथ उनके इन्फ्लुएंस को चैलेंज कर रहा है। वो लोग ओपनली उसके अगेंस्ट बोलने लगे। कुछ रिलीजियस लीडर्स ने कहा कि स्मिथ लोगों को गलत रास्ते पर ले जा रहा है। मीडिया में डिबेट्स होने लगी। कुछ लोग उसकी फिलॉसफी को मॉडर्न और पावरफुल बोल रहे थे, कुछ लोग उसे फ्रॉड बोल रहे थे। गवर्नमेंट भी सिचुएशन को केयरफुली ऑब्जर्व कर रही थी, क्योंकि हिस्ट्री में कई बार ऐसा हुआ था कि एक कैरिज्मेटिक लीडर सोसाइटी में बड़ा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है, और कभी-कभी ऐसे मूवमेंट्स अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। स्मिथ को यह पॉलिटिकल टेंशन समझ नहीं आता था। उसके लिए यह सब अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट था। उसका फोकस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर था। उसे लगता था कि अगर लोग एक दूसरे को ग्रॉक करना सीख लें तो दुनिया पीसफुल हो सकती है। लेकिन रियलिटी में सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। एक दिन स्मिथ ने डिसाइड किया कि वो पब्लिक के सामने ओपनली बात करेगा। वो अपने आइडियाज डायरेक्टली लोगों तक पहुंचाना चाहता था। एक लार्ज गैदरिंग ऑर्गेनाइज हुई। बहुत सारे लोग वहां आए। कुछ लोग क्यूरियोसिटी में आए थे, कुछ लोग उसके फॉलोअर्स थे, और कुछ लोग उसके क्रिटिक्स थे। स्मिथ स्टेज पर खड़ा हुआ। उसने कामली लोगों की तरफ देखा, फिर उसने बोलना स्टार्ट किया। उसने कहा कि इंसान अपने फियर का प्रिजनर बन गया है। उसने कहा कि सोसाइटी में डिविजन्स अननेसेसरी हैं। उसने कहा कि रियल अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब तुम दूसरे इंसान को डीपली ग्रॉक करते हो। लोग ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन क्राउड में कुछ लोग एंग्री भी थे। उन्हें लग रहा था कि स्मिथ उनके बिलीफ्स को इंसल्ट कर रहा है। सिचुएशन धीरे धीरे टेंस होने लगी। कुछ लोग क्राउड में शाउट करने लगे, कुछ लोग प्रोटेस्ट करने लगे। एटमॉस्फेयर सडनली हॉस्टाइल हो गया। स्मिथ ने स्टिल काम रहकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन क्राउड का बिहेवियर अनप्रेडिक्टेबल होता है। एक इंसान का गुस्सा कभी-कभी पूरी क्राउड को इन्फ्लुएंस कर देता है, और वही हुआ। क्राउड में केओस स्टार्ट हो गया। लोग अग्रेसिव हो गए। स्मिथ के फॉलोअर्स उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही थी। स्मिथ स्टिल काम खड़ा था। उसने फियर शो नहीं किया। उसके फेस पर वही शांति थी जो मार्शियन ट्रेनिंग ने उसे दी थी। उसने एक बार क्राउड की तरफ देखा, जैसे वो उन्हें समझने की कोशिश कर रहा हो, जैसे वो उन्हें ग्रॉक करने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन क्राउड उस मोमेंट में लॉजिक नहीं समझ रहा था, वो सिर्फ इमोशन से रिएक्ट कर रहा था। सिचुएशन एक्सट्रीमली डेंजरस हो चुकी थी और ये मोमेंट स्टोरी के फाइनल फेज की शुरुआत था, क्योंकि जब सोसाइटी और एक पावरफुल आइडिया के बीच क्लैश होता है तो रिजल्ट हमेशा पीसफुल नहीं होता। यहीं पर पार्ट 5 खत्म होता है। अब फाइनल मोमेंट आने वाला है जहां स्मिथ का मैसेज और सोसाइटी का रिएक्शन एक ट्रैजिक एंडिंग क्रिएट करने वाले हैं। क्राउड का बिहेवियर अब कंप्लीटली अग्रेसिव हो चुका था। लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, कुछ लोग गुस्से में चिल्ला रहे थे। एटमॉस्फेयर में टेंशन और केओस था। वैलेंटाइन माइकल स्मिथ स्टेज पर खड़ा सब देख रहा था। उसके फेस पर फियर नहीं था, उसके फेस पर वही काम एक्सप्रेशन था जो हमेशा होता था। उसने क्राउड को ऑब्जर्व किया, उसने उनके इमोशंस को समझने की कोशिश की। वो उन्हें ग्रॉक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस मोमेंट में क्राउड किसी को समझने के मूड में नहीं था। क्राउड सिर्फ रिएक्ट कर रहा था। कुछ लोग स्टेज की तरफ बढ़ने लगे। स्मिथ के फॉलोअर्स उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन क्राउड ज्यादा पावरफुल था। सिचुएशन रैपिडली डेंजरस हो गई। स्मिथ के क्लोज फॉलोअर्स ने उसे वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन स्मिथ ने रेजिस्ट नहीं किया। वो कामली खड़ा रहा, जैसे उसने ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया हो कि आगे क्या होने वाला है। उस मोमेंट में स्मिथ को एक चीज क्लियरली समझ आ गई। ह्यूमन सोसाइटी अभी उस लेवल पर नहीं पहुंची थी जहां वो उसकी फिलॉसफी को फुल्ली एक्सेप्ट कर सके। उसने अपनी लाइफ में जो मैसेज शेयर किया था वो सीड जैसा था। सीड को ग्रो होने में टाइम लगता है। स्मिथ को रियलाइज हुआ कि शायद उसका रोल सिर्फ सीड प्लांट करना था। उसका रोल दुनिया को एक न्यू आइडिया देना था। क्राउड अब स्टेज तक पहुंच चुका था। सिचुएशन वायलेंट हो गई और उस केओस में वैलेंटाइन माइकल स्मिथ की लाइफ एंड हो गई। उस मोमेंट ने सब कुछ चेंज कर दिया। उसके फॉलोअर्स शॉक में थे। कुछ लोगों को गिल्ट फील हुआ, कुछ लोगों को रियलाइजेशन हुआ कि उन्होंने एक यूनिक इंसान को डिस्ट्रॉय कर दिया। जूबल हार्शॉ को जब यह न्यूज मिली, वो डीप साइलेंस में चला गया। वो जानता था कि स्मिथ कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। वो एक मिरर था, एक ऐसा मिरर जिसमें ह्यूमैनिटी अपनी फ्लॉज देख सकती थी। स्मिथ ने अपनी लाइफ में एक पावरफुल मैसेज दिया था। उसने सिखाया था कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब तुम किसी इंसान को डीपली समझते हो। उसने सिखाया था कि फियर और डिवीजन अननेसेसरी है। उसने सिखाया था कि अगर इंसान एक दूसरे को ग्रॉक करना सीख लें तो दुनिया पीसफुल हो सकती है। स्मिथ फिजिकली चला गया, लेकिन उसका आइडिया सर्वाइव कर गया। उसके फॉलोअर्स उसकी फिलॉसफी को कंटिन्यू करने लगे। वो लोग उसके मैसेज को स्प्रेड करने लगे, क्योंकि आइडियाज को किल करना इजी नहीं होता। आइडियाज सर्वाइव करते हैं और कभी-कभी एक इंसान की लाइफ खत्म हो जाती है, लेकिन उसका मैसेज फ्यूचर जनरेशंस को इन्फ्लुएंस करता रहता है। इसलिए स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड सिर्फ एक साइंस फिक्शन स्टोरी नहीं है, ये एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है। ये स्टोरी एक ऐसे इंसान की है जो दुनिया में आउटसाइडर था, लेकिन उस आउटसाइडर ने ह्यूमैनिटी को एक इंपॉर्टेंट लेसन दिया। कभी-कभी जो इंसान सबसे डिफरेंट होता है, वही इंसान सोसाइटी को सबसे ज्यादा समझ पाता है। और कभी-कभी सोसाइटी उस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होती। यहीं पर यह कहानी कंप्लीट होती है। एक ऐसी कहानी जो साइंस फिक्शन के थ्रू ह्यूमन नेचर को एक्सप्लोर करती है। एक ऐसी कहानी जो ये क्वेश्चन पूछती है, अगर कोई इंसान दुनिया को बिल्कुल फ्रेश नजरिए से देखे तो क्या वो दुनिया को चेंज कर सकता है, या फिर दुनिया उसे रिजेक्ट कर देगी? इसी सवाल के साथ स्ट्रेंजर इन अ स्ट्रेंज लैंड अपना डीप मैसेज छोड़कर खत्म होती है।